हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने देखा जब हमारी बुक में, तो हमारी बुक में इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो हम कर सकते हैं विदाउट एनी कंसेप्ट, विदाउट एनी बेस थ्योरम, विदाउट एनी कोट्स। बहुत सारे एग्जांपल है जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि छूट गए हैं हमारे, जो रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 से मैं डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 15, उससे पहले मैं सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 आपको दिख रहा है। अ मैन वांट टू मैरी अ गर्ल हैविंग क्वालिटीज। एक मैन एक गर्ल से मैरी करना चाहता है जिसमें क्वालिटीज हो। और क्वालिटीज कैसे हो सकती है? देखो, वाइट कम्प्लेक्सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच गर्ल। गर्ल क्या है? 20 में से एक चांस है वाइट होने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैंडसम डोरी होने के कितने चांस है? 50 में से एक। और वेस्टर्न स्टाइल हो गर्ल्स के अंदर 100 में से एक। तो तीन क्वालिटी है, व्हाइट कम्प्लेक्स, समडोरी और वेस्टर्न स्टाइल, ये तीन। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ही इज गेटिंग मैरिड टू सच गर्ल। वो मैन उस गर्ल से मैरी करेगा हु हैज ऑल थ्री क्वालिटी, जिसके पास तीनों क्वालिटी हो। तो तीन इवेंट मान लेते हैं। ए इवेंट मान लेते हैं व्हाइट कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहते हैं भाई लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट having let A be the event having white complexion. तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 20 में से एक चांस था, 20 में से एक चांस था व्हाइट कॉम्प्लेक्स होने का। ठीक है सर। लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट having let B be the event having handsome dwelling, dwelling। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी दोस्तों? 50 में से एक चांस था। सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट having western style, western style। तो वेस्टर्न स्टाइल होने के चांसेस कितने हैं? 100 में से एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा एक बाई 100। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्तों। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? जो हमें चाहिए। और क्या चाहिए? वो क्वेश्चन पी आई एल आई टी वाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मत बोलना ही समझ नहीं आया। सर सिंपल सी बात है, इतने क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ जाना चाहिए कि तीनों की बात करें, और तीनों जब बोथ बोथ या ऑल आ जाते हैं तब लगता है इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज द इंटरसेक्शन पार्ट। तो बताएंगे सर, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया एक तरीका देखा जाए तो। क्या तीनों क्वालिटी में आपस में कोई लेना देना नहीं है? ये होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी, आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास क्या क्या चांसेस है? तो मैंने कहा 1/20, 1/50, 1/100। अप्लाई कर देंगे दोस्तों। क्या है? 0.05, क्या है? 0.02, क्या है? 0.01। तो 0.01 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.05, क्या है? 0.000। आप देख लो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब नामुमकिन है कि उसके पास तीनों क्वालिटी होगी उस लड़की के पास। ठीक है, चलो लो भाई लो। एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं।
A university has to select an examiner from a list of 50%. 20 of them are women, 30 मैन हो गए, 10 of them are knowing हिंदी, 40 नॉट। ठीक है, 50 में से 20 वुमेन सेलेक्ट करने के क्या हो गया 20/50, 30 मैन सेलेक्ट करने के 30/50। उसके बाद 10 of them know हिंदी, 40 और नॉट, 15 of them being a teacher and remaining 35 not. What is the probability that the university select a Hindi knowing woman teacher? Hindi knowing woman teacher। 3 कंडीशन, हिंदी जानती हो, वुमेन हो और टीचर हो। ध्यान सुनो, एक 50% की लिस्ट है। 50 में से या तो 20 वुमेन होते हैं, 30 मैन होते हैं। उस 20 वुमेन और 30 मैन, देखो ध्यान सुनना, 50 की लिस्ट है, 20 वुमेन है और 30 मैन है। अब उसमें 10, इन दोनों में से 10 हिंदी जानते हैं और 40 हिंदी नहीं जानते, नोट। फिर 15 ऑफ देम टीचर एंड रिमेनिंग 15, या इनमें से, इन्हीं में से 15 क्या होंगे, टीचर होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे, टीचर नहीं होंगे और टीचर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी कि हिंदी जानती हो, नोई हो और वुमेन टीचर हो। तो या तो क्या क्या लगाना है, वुमेन टीचर, जानती हो और टीचर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या चार्ट बनाया मैंने? ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वुमन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम्पल 16। दोस्तों सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वुमेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 50 में से कितने हैं दोस्तों, 20 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20/50। फिर निकाला प्रोबेबिलिटी, तो मान लो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/50। ठीक है सर, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टीचर, टीचर को सिलेक्ट करनी है, वही 50 में से कितने थे टीचर, 50 में से कितने थे, वो 15 थे, 50। और हिंदी जानता हूँ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग a Hindi knowing teacher, Hindi knowing candidate, Hindi knowing candidate। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मान लो, बताना कितनी होगी, 10 जने हैं, 50 में से हिंदी जानते हैं, तो सर उन्हीं 50 में से 20 वुमेन है, उन्हीं 50 में जो वुमेन वुमेन और मैन में से 15 टीचर होंगे, 50 जने हैं, वुमेन मैन भी है, उसी में से 15 टीचर भी है, उन्हीं में से 10 भी जानते हैं। तो वो पर्सन निकालो, एक वो पर्सन निकालो सर जो वुमेन हिंदी टीचर हो, वुमेन हो और हिंदी टीचर हो। ठीक है, हिंदी टीचर वुमेन। ठीक है भाई, तो ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो हमसे देखा इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंस इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इवेंट आर independent, since events are independent and required probability is required probability, probability of A intersection B intersection C। और क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है, सब में आपस में कोई वो नहीं है, probability of A into probability of B to probability of C क्या होगा सर, 20/50, 15/50 और 10/50। अब कर लेते सर, 10, 4, 50, 50 50।
1,25,000 3/125 द राइट आंसर। तो 3/125 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। ये मैं करा चुका था, एग्जाम्पल नंबर 17 हो चुका है। सर अब कुछ एग्जाम्पल बेस थ्योरम के हैं, वो हमने अगली क्लास में देखेंगे। बेस थ्योरम के एग्जाम्पल क्लास में के बाद बेस थ्योरम है इसमें दोस्तों 21 क्वेश्चन है हमारे पास, और 21 क्वेश्चन मैं करा चुका आपको, तो फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेंगे, सिर्फ बुक में देखेंगे। अब इसको बुक में करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अब हम बुक में देखेंगे, ठीक है। सपोज इट इज 11-5 अगेंस्ट अ पर्सन who is 38 year of age living till he is 73. दोस्तों देखो, सपोज इट इज 11-5 अगेंस्ट अ पर्सन। 11-5 अगेंस्ट का पर्सन ये हुआ, 11-5 मतलब 16%, जिसमें से 11% 38 ईयर के है, मतलब 16 के 16% अभी कितने साल के हैं? 38। पहले तो समझो 11-5 अगेंस्ट पर्सन का मतलब हो गया टोटल 16% है। 11-5 अगेंस्ट पर्सन का मतलब क्या होगा? टोटल 16% है, जिसमें से अगेंस्ट पर्सन का मतलब दोनों आपस में अगेंस्ट। 11% अगेंस्ट है, 5% अगेंस्ट है। 11 कह रहे हैं कि अभी 16 के 16 अभी 38 ईयर के हैं और ये 73 तक जिएंगे, टिल 73 तक जाएंगे, ऐसा 11 जन कह रहे हैं। मतलब अगर हम देखें 38 अभी है, 73 तक जिएंगे तो टोटल 35 साल हो गए। और आज 38 साल के हैं, 38 साल के हैं और 35 साल और जिएंगे, मतलब 73 दिन जिएंगे। तो ऐसे कितने जने हैं? 11 जने कह रहे हैं, और 5 जने उसके कह रहे हैं अगेंस्ट है, ऐसे बोलते हैं। तो टोटल कितने जने हैं? 11-5 का मतलब क्या हो गया? 11-5 का मतलब 16 जने हैं, जिसमें 11 अलग कह रहे हैं, 5 अलग कह रहे हैं। 11 कह रहे हैं अगेंस्ट, दोनों आपस में क्या रहा है? अगेंस्ट है। 11 कह रहे हैं कि हम ये तक जिएंगे, 5 कह रहे हैं हम जो पीछे वाला हो जाएगा नहीं जिएंगे, ठीक है। दोबारा समझो, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 35 साल के अंदर अंदर हम मर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 35 साल से ज्यादा जिएंगे, ऐसे कहने की कोशिश। दोबारा समझते हैं एक बार और, कि मैंने कहा सर हमारे पास 11-5% का मतलब हुआ, 11-5% का मतलब हुआ टोटल 16% है। 11 और 5 अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द पर्सन का मतलब क्या हुआ? दोनों आपस में अगेंस्ट है। 11 जने कह रहे हैं कि हम 35 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, 5 जने कह रहे हैं कि नहीं, हम 35 साल से भी ज्यादा या अगेंस्ट है, या तो उससे भी पहले जिएंगे होगा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? 35 साल से विद इन 35 ईयर हम मर जाएंगे, 73 तक ही हमारी लाइफ है। सेम एज इट इज 5-3 अगेंस्ट पर्सन 3। अब ये क्या है? 5-3 का मतलब क्या हो गया? टोटल 8% है, और 5 पर्सन कह रहे हैं कि हम 35 साल की उम्र के अंदर अंदर जिएंगे, 78 तक जिएंगे। देखो 73 से 78 का मतलब 35 साल, और भी 3 जने कह रहे हैं कि नहीं, अपोजिट अगेंस्ट देंगे। फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल अलाइव 35 ईयर। तो वो चांस निकाल के देखो, प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों में से एक जना जिए 35 साल, एटलीस्ट कम से कम एक जना तो दोनों में से 35 साल जिए। ये आप चांस निकाल के दिखाइए, ठीक है। फिर समझो सर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 11/16, 11/16 प्रोबेबिलिटी है। देखो द प्रोबेबिलिटी दैट ए, ये मान लो ये पर्सन है ए, इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस क्या है? अ पर्सन जिसके चांसेस क्या है 35 साल तक जीने के, 11/16। टोटल कितने दे रहे थे? 16, और 11 विद इन 35 ईयर वो के अंदर तक मर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल डाई विद इन 35 ईयर, 35 साल के अंदर, तो कितना हो गया? 11 जने, 11 चांसेस है, पूरे 16 में से 11 चांसेस थे उसके कि एक मर जाएगा। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है बी की, तो 5-13, 5-3 का मतलब क्या होगा? टोटल 8% है, और 5 चांसेस है, वो 5 टाइम चांसेस है कि वो डाई हो सकता है 35 साल के अंदर। तो द बनने का प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल डाई, दोनों के डाई होने के चांसेस कितने हैं 35 साल के? भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा ये आ गया। तो मुझे निकालना था कम से कम एक जिए,
तो मैंने यहाँ निकाल दिया, दोनों मर गए। मैंने क्या करूंगा, 1 में से 55/128 माइनस कर दूंगा, तो दोनों में से कोई एक चीज है। ये तो हो गए दोनों की मरने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर 1 में से माइनस करूंगा, दोनों की जीने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये लो भाई, आना समझ में कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने निकाला, हमने कहा कि सर देखो 16 हमारे पास चांसेस है, 16 में से 11 चांसेस है, 11/16 इज द प्रोबेबिलिटी। 11/16, 11 to 5 का मतलब क्या हुआ, 11 to 5 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी है 11/16 कि वो पर्सन विद इन 35 ईयर तक मर जाएगा। 5 to 3 का मतलब क्या होगा, 5 बाई, इन दोनों को जोड़कर 8। 5 to 3 का मतलब क्या होगा, 5/8। ठीक है, दोनों को जोड़कर तो क्या होगा सर, 5/8 है वो, क्या हो जाएगा, 35 साल की उम्र के अंदर अंदर मर जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी मरने की होगी 35, तो जीने की क्या होगी, एक में से माइनस कर दिया जाएगा, ये होगी। आया समझ में आपको? ठीक है, फालतू ही क्वेश्चन है सारे। देखो, two card are drawn at a random from a well-shuffled card of 52 cards. What is the probability that both are ace? देखो दो तरीके से इसको सोल्व करना है। जो दो कार्ड आप निकाल रहे हो वो कैसे निकाल रहे हो उसने बताया नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। दो कार्ड आप निकाल रहे हो, क्वेश्चन कैसे होगा, सही मैं कर देता हूँ, आंसर के हिसाब से सही कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जो आंसर है, नहीं तो मेरे वापरी तरीके से करा सकता हूँ। टू कार्ड आर ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट कर लो, विदाउट रिप्लेस्ड। टू कार्ड ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, टू कार्ड ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। सर रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में फर्क आ जाएगा। मैंने एक कार्ड निकाला, मैंने वापस डाल दिया, फिर दूसरा निकाला। जब एक कार्ड निकाला तो मेरा जो कार्ड बच गए वो 51 बच गए। अगर मैं इसको वापस डाल दूंगा तो दूसरा कार्ड निकालने के लिए मेरे पे भी 52 बच जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 52 कार्ड है, एक निकाला, कितने बच गए, 51। अगर मैं इसको रिप्लेस ना करूँ तो 51 ही रहेंगे अगले कार्ड निकालने के लिए, तो अगली कार्ड निकालूंगा तो मेरे 51 से होगा ट्रीट। और अगर रिप्लेस कर देता तो मेरे अगले कार्ड भी 52 से होगा। आ रहा है समझ में? तो जो आंसर सॉल्व करा गया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से, मतलब रिप्लेस नहीं करना, एक बार कार्ड निकालेगा, रिप्लेस नहीं करना। देखना इसको, इन्होंने ना इस क्वेश्चन में कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाई है, पर कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगने लायक कुछ है नहीं, खामखा की कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगा दी दोस्तों। विदाउट कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी सोल्व हो जाएगा। देखो बोथ आर एज, मैंने कहा सर पहले तो मैं निकालता हूँ टोटल, तो 52 सी, एक कार्ड निकाला, फिर रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं करा, साइड में रख दिया, फिर कितने बच गए, 51C1। ये तो समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन कराया मैंने ऐसा। बोथ आर एज, तो एज कितने होते हैं, 4C1 इंटू 3C1। 3C1 क्यों आया दोस्तों, पहले मैंने क्या करा होगा, पहले एक कार्ड निकाला होगा, चार तो एस होते हैं टोटल 52 में से, चार एस होते, एक निकाल दिया, फिर एक निकालने का रख दिया उसको, तो कितने बच गए, 3C1। तो क्या हो गया सर, 4 इंटू 3, ऊपर 4 इंटू 3, नीचे 52 इंटू 51। देखो इसका आंसर यही है, बट इन्होंने लगा दी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, खामखा लगा दी दोस्तों। देखो 4/52 और तीनों, चार तिया 12 हो गया, और 52 इंटू ये 2625 आ गया। मेरा आंसर वैसे ही आ रहा है। तो लिखना आपको आ जाएगा कि पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूंगा सबसे पहले। टू कार्ड ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट दैट इज 52C1 और मल्टीप्लाई 51C1। अब इवेंट मानूंगा ए इवेंट कि वो दोनों कार्ड क्या हो, एस हो। तो पहली बार फर्स्ट कार्ड ड्रॉन करूंगा, एस होगा तो 4C1, और जब दूसरी बार निकालूंगा तो 3C1 होगा, क्योंकि एक कार्ड निकाल दिया। वो होता है रेड कितने होते हैं सर, 26 होते हैं। 26, तो 26C1 इंटू 25C1, ये हो गया ऊपर, एक कार्ड निकाला साइड में रख दिया, और नीचे क्या होगा, 52C1 टू 51C1, 26 इंटू 25 अपॉन में 52 इंटू 50। जैसे आंसर आ गया आपके पास। आगे ये देखो सर, इन्होंने लगा दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बे मतलब लगा दी सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लाइक कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट हमने इसको विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व कर दिया। एटलीस्ट वन एज, एटलीस्ट वन एज, कम से कम एक केस आने की प्रोबेबिलिटी बता दो सर, कम से कम एक केस आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकालेंगे, 5 मिनट देगा हमको, सॉल्व करके दिखा देंगे दोस्तों। ध्यान देना, थर्ड वाला पार्ट दो तरीके से सोल्व हो सकता है। पहला कि या तो दोनों में ऐसा दो कार्ड निकाल लेना हमें, तो एटलीस्ट वन एज मतलब कम से कम एक उसमें एक होना चाहिए, तो कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं। ठीक है, या तो 4C1 इंटू 3C1 हो, ये तो दो कार्ड आने की हो गई, 4C1 3C1, क्योंकि दोनों एस आने की हो गई, और वो चाहिए 52 इंटू 51। या चार में से एक आ जाए, चार में से एक आ जाए, और रिमेनिंग कितने कार्ड बच गए सर, रिमेनिंग का बच गए 51, रिमेनिंग बच गए 51। 51 नहीं, कि अगर चार में से एक कार्ड और दोनों एक एक अलग आए तो हमारे चार कार्ड हटा देंगे यहाँ। 50 48C 52, दोबारा समझो। देखो ये कार्ड एस आने की हो गई, ये भी एस आने की हो गई,
ये कार्ड एस आने की होगी। क्या बोला तुमने क्वेश्चन? एटलीस्ट वन एस आ जाए, कम से कम एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम से कम, वो मैं आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एक केस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये वाली है एक केस आने की। दोनों में एस आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको बहुत आसानी से बना दूंगा। और पहले मैंने देखा, देखो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है। पहले मैंने दो एस निकाले, तो दो एस आने की ये रहा, सेम दो एस आने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, और मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने कहा एक केस आ जाए और एक अलग आ जाए, तो एक केस आ जाए तो 4C1। अब मैं पूरे चार कार्ड हटा दूंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं चार कार्ड इस 48 के अंदर मैं 51 लिखता हूँ, क्योंकि एक निकाला है। देखो 52 कार्ड है, उसमें से एक केस निकाला, ठीक है, टोटल में 51। 51 से फिर एक और एस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तीन एस अभी बच रहे हैं 51 में से। मैंने कहा नहीं, उस दोनों में से दोनों एस आने के तो निकाल दिए, अब एक एस आने के निकालना है, तो मतलब इस 51 में से 52 में से चार हटा दो। निकाल ही रहे हो पर हटाओ चार, क्यों? क्योंकि सारे एस हटा दो तो रिमेनिंग विदाउट एस वाला आ जाएगा, क्योंकि एक एस एक विदाउट एस, भैया दोनों एस आ रहा सर में 48 में, ये आंसर हो जाएगा। बट थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसे देखा जाए तो ये सिंपल है, बट इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। पहले जब भी बात आती है एटलीस्ट की ना, जब भी कहीं पर आपको एटलीस्ट की बात आ गई ना, आप एटलीस्ट कभी निकालने की सोचो ही मत। अब उल्टा निकालो उसका, अगर दोनों में एस ना आए तो क्या होगा? अगर दोनों कार्ड में एस ना आए तो क्या होगा? तो मैंने वन में से माइनस कर देना है, कम से कम एक में से आ जाएगा। देखो दोनों में एस ना आए तो हमारे पे एस कितने हैं? 52 में से चार हटा दो, कितना आएगा? 48 हो गया एस। अब 48C1 एस नहीं आएगा, क्योंकि सारे एस हटा दिए मैंने चार के चार, या एक कार्ड निकाला तो एस नहीं आएगा। दूसरा 47C1 नीचे 52 × 51, वही 52C1 52C1। तो ये तो हो गया सैंपल। और ये देखो 48 कैसा आया? मैंने कहा पहले मैंने ये निकाला कि दोनों में से एक जगह भी एस नहीं आ रहा, बोथ में एटलीस्ट तो छोड़ो, दोनों में से किसी में नहीं आ रहा। मैंने कहा 48C1, क्योंकि चार हटा दे क्या बच गया? 48। एक निकाल लिया तो ये जो निकाला होगा विदाउट एस होगा, फिर कितना बच गया? वो 47। फिर एक निकाला होगा विदाउट एस होगा, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी दोनों एस आने की। तो वन में से इसको माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी को, तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये आपने देखा, इसको नहीं उतारना सर, सर इसका आंसर देखना है बस आपको। 48C52 एक केस आने की, 47C51 दूसरा केस आने की, ये होगी प्रोबेबिलिटी। अब वन में से इसको माइनस कर देंगे, ये आपके पास देखो वन में से इसको माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी आने की होगी एटलीस्ट वन। आया समझ में? ये सिंपल क्वेश्चन। सर ये क्या मैंने कराया? 24 क्वेश्चन। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट अ रैंडम विद 53 संडे? ऑलरेडी कर दिया हम, ऑलरेडी कर दिया सर इसको। 7/2 2/7 होगी। देखो 2/7 आप चेक कर लो। देखो फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15 इन वन थ्रो विथ थ्री डाइस। एक तीन डाइस को फेंका, तीन डाइस को फेंकूंगा तो 216 टाइप को बनेंगे। कह रहा चांस बताओ कि 15 से ज्यादा है उस तीनों डाइस में, तो क्या चांस होगा? देखो 6 6 4, 6 5 3, एक ये इन सम का, इनका सम कर लो, हमेशा 15 से ज्यादा ही आएगा। 15 से ज्यादा आएगा। 6 4, 6 6 12 और 12 4 16। तो देखो कितने आउटकम बन रहे हैं जब 15 से ज्यादा आएगा? 6। आंसर क्या होगा? 6/216। क्या समझ में आया? फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 15 इन वन थ्रो विच विथ थ्री डाइस। लो भाई, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले दो चीज निकाली अलग अलग। कह रहा है पहले 15 से ज्यादा आने के चांस कितने हैं? थ्रोइंग मोर देन 15 मीन गेटिंग 16 17 18, क्योंकि 18 से ज्यादा आ नहीं सकते। देखो सबसे ज्यादा 6 6 6 सबसे बड़ा नंबर होगा, 6 3 18, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ सकता। और 15 से ज्यादा क्या होगा? 16 17 18। इन्होंने क्या करा, कह रहा पहले 16 वाले सम करता हूँ, तो 6 आपका मिलते हैं 16 वाले। फिर उन्होंने कहा 17 वाले करता हूँ। 17 में कितने बन रहे हैं? 17 वाले बन रहे हैं भाई 6 6 5 आएगा यहाँ पर। 6 3 आउटकम बन रहे हैं। अभी इन्होंने वो देखो, गलती देखो इनकी इधर, 3 बन रहे, 6 लिख दिया यहाँ पर। सर मैं बताता हूँ आपको, देखो 16 आने के, 17 आने के, 18, आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड निकालो, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड निकालो, वो हो गया 200, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिल गया आपको। अब एक इवेंट लेट करो, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल 25 बड़ा सिंपल है दोस्तों। डाइस इज थ्रोन थ्री टाइम, थ्रोन थ्री टाइम, देन सैंपल स्पेस क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216, क्या होगा? मैं 2 मिनट में कर दूंगा। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट दैट
more than 15, more than that the sum is more than 15, ऐसे लिखो, that the sum is more than 15, more than 15 से ज्यादा हो। तो भैया क्या क्या हो सकते हैं, ए इवन, देखो क्या क्या लिखना है आपको यहाँ से, एक, आपको बताता हूँ क्या क्या आपको लिखना है, क्या बुक में से लिख लोगे, देखो ये आपको लिखना है, अरे तो ये 6 लिखने हैं, इससे 16 आएगा, तो ये 3 लिखने हैं और फिर 1 लिखना है। टोटल कितना हो गया सर, पहले तो 16 वाले लिखना, 16 वाले कितना हो गया, 6 नंबर है, फिर आप लिखना 17 वाले में 3 नंबर है, फिर लिखना 18 वाले जो एक ही है। टोटल कितना हो गया भाई, 6, 6, 3, 9 और 1, 10। तो नंबर ऑफ ए आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। बस यही करना था आपको, बस उन्होंने फालतू का टाइम लगाया, सारे क्यों लिख दो ना यार, 15 से ज्यादा होने तो 16 होते, 17 होते, कितने नंबर होते हैं बस। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 10/216, आंसर। और इनका भी यही आ रहा है, इन्होंने अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया एंड में, देखो 10/2 से 16, इसको कट करके यही दिया है, समझ है आपको क्या। अब प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक गिवन है 3 स्टूडेंट ए बी सी, तो चांसेस सॉल्व, इसको मत करना आप, इनका तरीका अलग है, मैंने आपको अलग तरीके से बताया था, आंसर सही में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, देखो वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द सॉल्व दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो मतलब क्या है, सॉल्व मतलब यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये हमने सिखाया था आपको, सेम क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, आंसर मैच करेगा दोस्तों। एग्जांपल नंबर 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन। देखो आप मैं आपको दिखाता हूँ आपको आंसर मैच कैसे करें, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी का मल्टीपल होगा 1/2 इंटू 1/3, 1/6 हो गया, और बी और सी का मल्टीपल होगा 1/3 इंटू 1/4/12 हो गया, और सी, ए और सी का मल्टीपल हो गया 1/4 इंटू 1/2, 1/8। अब आज हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। जो मेरा तरीका है वो बड़ा है पर सिंपल है, जो इनका तरीका है वो छोटा है पर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत करता है। देखो सर, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी क्या होगा, 1/2, 1/3 और 1/4, कितना हो जाएगा, 6 3 या 6 2 3 6 6 4 24, 1/24। अब आपको निकालना है यूनियन, निकाल लेना, बस खत्म। बताओ फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/2 प्लस 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, माइनस ए यूनियन बी, माइनस 1/12 माइनस 1/8 और प्लस 1/24। बस सर इसको सॉल्व कर दो, सबसे जो लास्ट में होगा सबसे बड़ा आता है 24 का राइट। तो ये हो गया 12, 8, 6, 6 4 जा 12 दूनी 24, 8 या 24 और ये प्लस 1, सॉल्व कर देंगे सर। 12 प्लस 8 प्लस 6 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, क्या आ गया 18/24, 18/24। 18/24 का ट्राई काट देंगे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, आपका आंसर क्या आएगा 3/4। और इनका आंसर और मेरा आंसर बिल्कुल मैच करेगा दोस्तों, इनका तरीका अलग है सर, ये तरीका मत फॉलो करो, अगर आप करना है तो फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने पहले निकाला नोट सॉल्व, फिर 1 में से माइनस कर दिया, टोटल आ गया सॉल्व, ठीक है तरीका। पहले क्या निकाला इन्होंने, नोट सॉल्व, सबको माइनस कर दिया, नोट 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 आ गया, फिर क्या करा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नोट आ गया, और 1 में से माइनस करा तो आ गया 3/4। तो सेम है सर, एक क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिया है, ये वाला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, ये ऑड्स इन फेवर है, ये मैंने कराया नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे 28, कह रहा ऑर्डिनरी डाई टॉस ट्वाइस, the difference between the number on spot turn up is noted, find the probability of the difference of 6, difference of 3। एक डाई को ट्वाइस 2 बार फेंका गया है, तो एक डाई को जब 2 बार 6 या 36 आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 3, तो एक इवेंट मान लो जिसका दोनों का डिफरेंस क्या है 3, 4 में से 1 गए 3 आ गया, 2 में से 5 गए 3 आ गया, 3 में से 6 गए 3 आ गया, 4 में से 1 गए 2 में से 5 गए 2। तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, मैंने ए इवेंट मान लिया, मेरा नंबर ऑफ ए इवेंट आ गया, क्या आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, और नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है आपसे
वो डाइस लेने हैं, दो वो डाइस लेने हैं जिनका डिफरेंस, जिनका माइनस करने पे, दोनों को आपस में माइनस करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए। ये 6 निकल के आते हैं जहां पर दोनों को माइनस करने पे 3 से 3 आती है। 6 हो गए, 6/36। मतलब सर ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए। कह रहा पैक ऑफ 52 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द चांस वन इज नेव एंड अदर इज, नेव नहीं है, किंग है। वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। तो क्या होगा बताना। मैं निकाल दूं यहीं पर, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है देखना, पहले तो मैं निकालूंगा 52 C1 टू 51 C1। किंग आने के चांसेस कितने होंगे, किंग आने के चांसेस 4C1। देखो इधर इन्होंने कहा पहले, और इन्होंने कहा 4C2, 4C1। देखो ये हो गया किंग आने के चांस। 4 किंग है, 4 में से एक ही निकालना है। फिर 4 क्वीन है, 4 में से एक निकालना है। इधर रिप्लेसमेंट नहीं करी ना इन्होंने। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने नीचे। इनका आएगा आपके पास 52C2, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेस है। तो क्या है दोस्तों, विद रिप्लेस है। देखो यहाँ कहीं नहीं बोला फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन रैंडम, बस ये नहीं बोला रिप्लेस है विदाउट रिप्लेस। तो कुछ नहीं बोला तो हम कहेंगे रिप्लेस है। हाँ ऊपर वाले कार्ड, ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती थी, वो गलती थी। ठीक है, उसमें लिखना था, उन्होंने भूल गए बोल के। ठीक है, तो ये 52C का होगा। अगर रिप्लेस होता तो एक कार्ड निकालने के बाद, विदाउट रिप्लेस होता तो एक कार्ड निकालने के बाद क्या होता, नहीं रखते तो 52C1, 51C1। एक कार्ड निकालने के बाद वापिस रख दे रहे हैं, तो 52C2 हो जाएगा। दोनों में 52C1, 52C1 दैट इज 52C2। तो ये किंग निकालने के चांस और क्यून निकालने के चांस, किंग भी 4 होते, क्वीन भी 4 होते, एक ही निकाला आंसर। देखो सर क्लियर है। नेव कह रहा है, नेव, नेव पता नहीं भाई, मुझे तो किंग लग रहा है, किंग होगा ये। ये देख लेना वो ऊपर से तुम्हारे कौन सा। सर ये आपको होमवर्क में कर देंगे। बैग कंटेन 7 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल, ये 4 बॉल निकालनी है। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो 12 में से कितनी बॉल निकालेंगे, 4। ठीक हो गया, नंबर ऑफ एस। कह रहा है ऑल ऑफ दम रेड, सारी रेड होनी चाहिए 4 बॉल। तो क्या होगा, 5C4 अपॉन में 12C4। ये तो होगा पहले का आंसर। दूसरे का, 2 ऑफ दम आर रेड एंड 2 वाइट, 2 रेड 2 वाइट होनी चाहिए। तो 2 रेड कितनी है, 5C2, और वाइट कितनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, रेड तो 7 है ना, 7C4 हो गया। भाई सारी रेड होगी तो 7C4 निकालनी है। कह रहा 2 रेड निकालो 2 वाइट, तो 7C, 2 रेड हो गया और 2 वाइट हो गई, 5C2 अपॉन में 12C4। मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है पक्का। देखो आप चेक कर लो सर, एक रेड एक वाइट, और ये सिर्फ रेड। ठीक है, ऐसा कर गया, सिंपल ये तो है। कह रहा चारों रेड निकालो, भाई 7 रेड है, 4 निकाल दो तो, और ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, कह रहा 2 रेड निकालो 2 वाइट निकालो, मैंने निकाल दिया 2 रेड 2 वाइट, आगे खत्म। 30। A bag contains 6 white ball, कर लो गया, 9 black ball, 2 drawing, 4 बॉल आठ निकाल रहे हैं। All the ball are replaced before the second trial। दूसरी बार बॉल निकालने से पहले उसको रिप्लेस कर देंगे। पहले कितनी बॉल होगी, 9 और 6 कितनी होगी, 15 बॉल होगी टोटल। तो 15 में से 4 बॉल निकाले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बच गया, 15C4। क्या ठीक है, कह रहा है पहली बॉल जो निकालोगे ना, उसको निकालने के बाद क्या हो, उसको निकालने के बाद दूसरी बॉल निकालने से पहले उसको रिप्लेस कर देना। सेम क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल व्हाइट होनी चाहिए और सेकंड बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो पहली बॉल निकालने के चांस क्या होंगे, व्हाइट, व्हाइट कितनी है, 6, 6C4। और सेकंड बॉल निकालने के चांस क्या होंगे, वही ब्लैक है, और 9C, तो कोई चांस नहीं होगा, 15C। ये हो गया पहले का। दूसरा, ऑल द बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड टर्न, रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर होगा के अंदर, 15C4। सर रिप्लेस हो या ना हो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था दोनों अलग अलग बोले हैं। इनका आंसर क्या है देखो, पहले इसने 6C4 निकाला, पहली व्हाइट बॉल, फिर दूसरी निकाली, और दोनों को एंड में मल्टीप्लाई करते। बात तो एक है, पहले कर लेते 6C4 इंटू अपॉन में 15C4, और 9C4 अपॉन 15C4। पहले इन्होंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एक ही में कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो 15, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगर हम रिप्लेस ना करें, अगर हम रिप्लेस ना करें क्या होगा सर, हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, इधर चेंज हो जाएगा, नीचे नीचे जाएगा दोस्तों, नीचे चेंज जाएगा। यहाँ पर ये होगा 15C4, और यहाँ हो जाएगा 14C3।
14C3 नहीं होगा, यहाँ पर 15C4 होगा, और यहाँ पर होगा एक बॉल निकालने के बाद रिप्लेस नहीं करना, वापस नहीं डालना। तो यहाँ पर दोस्तों 15C4 एक बॉल निकाली, टोटल सैंपल स्पेस तो सेम नहीं, सैंपल स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक जो मैंने पहले कराया था और दूसरा जो हमारी बुक का है। ये वाला जो बुक का क्वेश्चन है ये बेटर क्वेश्चन है, मैंने जो पहले कराया था। तो उस क्वेश्चन जो पहले मैंने सेम ऐसे क्वेश्चन कराया ना आपको, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करना, ठीक है। वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बुक का तरीका वो बेटर लगा मुझे, ठीक है। अपने तरीके से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बुक का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, और बुक का तरीका मुझे काफी बेटर लगा है। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इधर 2 बार सैंपल स्पेस निकाले, 2 बार सैंपल स्पेस, और वाले में हमने क्या करा है, एक ही बार सैंपल स्पेस ट्रीट करा है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो 2 बार निकालना बेटर रहेगा, एक बार से नहीं, 2 बार निकालना बेटर रहेगा। तो वहां पर मेरे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है दोस्तों, उसको आप ठीक कर लेना, और ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ इक्वल तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 32, और बीच में एक दो एग्जाम्पल छूट गए मेरे से, उसको भी देख लूंगा अभी मैं। अब बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल एंड 9 ब्लैक बॉल, लिखने आप है, लिखेंगे आप, अलग अलग तरीके से निकालेंगे, देखना पहले में अलग सैंपल स्पेस, दूसरे में अलग सैंपल स्पेस। दोस्तों देखो व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट है, और व्हाइट के बाद ब्लैक कितनी है, ब्लैक, और टोटल व्हाइट आपके पास 6, ब्लैक आपके पास 9 है, 6 और 9 टोटल आपके पास 15। मेरी बात ध्यान सुनना, पहला पॉइंट कह रहा हूँ रिप्लेस्ड का, रिप्लेस ध्यान सुन लो दोस्तों, वहां पे भी आपको चेंज करना, और यही आपको अप्लाई करना है, वहां पर भी क्या अप्लाई करना है, यही वाला अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और ऐसे कराया था मैंने, याद है मुझे, और वहां पर आपको यही अप्लाई करना जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, रिप्लेस वाला तरीका। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉन, जब पहली बार निकालूंगा, फर्स्ट ड्रॉ लिखने का तरीका आपको सिखा ही दिया है, लिखना वही तरीका है, पहली बार ड्रॉ करेंगे तो लिख लोगे ना एक बार, तो इतना तरीका बन गया आपको लिखने का, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉन जब मैं पहली बार निकालूंगा, तो मेरे को व्हाइट बॉल निकालनी है, क्योंकि पहले ड्रॉन पे क्या निकालना है, व्हाइट, और दूसरे ड्रॉन पे क्या निकालना है, सेकंड बॉल पे। तो वही 6C4, और मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा इसके अंदर, अच्छा रिप्लेस वाले केस के अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अलग अलग सैंपल स्पेस बनेंगे, 15C4, क्योंकि मेरे को क्या बनानी है, 4 बॉल ड्रॉ करनी है। पहले ड्रोन पे तो ये होगा 15C4। अब सेकंड ड्रोन पे अलग अलग निकाल रहा हूँ ड्रोन, ठीक है, अलग अलग निकाल रहा हूँ। अब क्योंकि रिप्लेस कर दिया तो सैंपल स्पेस में मैंने 15 बॉल है, 15 में से एक निकाली और वापस मैंने डाल दी, तो क्या होगा, 7 बॉल वापस हो गया 15। तो मेरा अगला बॉल क्या हो, 9C4 अपॉन में 15C4, अगला भी ये होगा क्योंकि रिप्लेस्ड है सर। रिप्लेस वाला ना रिप्लेस हो तो ये तो मेरा बिल्कुल ठीक है ना हो, अलग अलग करके निकाला सर, वहां पर मैंने क्या कर दिया था, इकट्ठा निकाल दिया था। तो देखो नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप मुझे बताओ, पहले डॉट निकाला तो 6C4 अपॉन में 15C4, और दूसरी बार निकाला तो क्या होगा, 9C4 अपॉन में 15C4। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। ये तो क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया, अलग अलग करके निकाल दिया है। अब नॉट रिप्लेस्ड, सेकंड पॉइंट आता है नॉट रिप्लेस्ड। जब मैं पहली बार ड्रॉ करूंगा ना सर, मेरी बात सुनना, दूसरी बार ड्रॉ करने में सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। पहली बार जब ड्रॉ करूंगा ना, तो मैं कहूंगा फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ, पहली बार ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा मुझे, पहली बार में अगर केस नंबर 2 होता, रिप्लेस नहीं करना होता, तो पहली बार ड्रॉ करने में 4 बार चाहिए, तो 6C4 अपॉन में 15C4, ये तो ठीक है। पर जब मैं सेकंड बार ड्रॉ करूंगा ना दोस्तों, सेकंड बार ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेकंड बार ड्रॉ करने में मुझे, सेकंड बार ड्रॉ करने पे मिलना चाहिए, याद रखिए दोस्तों, मिलना चाहिए मुझे, पहली बारी में 4 पॉइंट निकालनी है, दूसरी वाली में भी 4 पॉइंट निकालनी है, तो दोनों टोटल कितनी पॉइंट निकालनी है, 8 निकालनी है सर, टोटल कितनी निकालनी है, 8। तो मैंने कहा देखो 6C4 और 15C4, पहली बारी में 4 निकाल दी, दूसरी बारी में 4 निकाल दी, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या बनेंगे यहाँ पर, हर एक चीज का अलग अलग बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा, उसको मिटा दो, दोनों का अलग अलग सैंपल बनेगा, या इकट्ठा कर सकते हो, टोटल कितने वो निकालिए 8, तो 15C8 कर सकते हो, बट नहीं अलग अलग करो, ठीक है। तो दोबारा सुन लो क्या है, पहली बार ड्रॉ करा 15C4 और उसको निकालने के नीचे भी, दूसरी बार ड्रॉ करा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इकट्ठा दोनों निकाल, टोटल 8 को निकाल लो। अब इधर सुनो, जब रिप्लेस नहीं करा तो पहले तो 15 बॉल थी, मैंने 6 में से 4 बॉल निकाली, 4 बॉल से आ गई, अब रिमेनिंग बॉल कितनी बच गई, रिमेनिंग बॉल कितनी बच गई, मैंने कहा भाई 15 थी, 4 निकाल चुका, अब 11 बच गई ना दोस्तों, अब बची 11 गई, तो मुझे निकालना किस में से है, सेकंड राउंड में किस में से निकालूंगा, 11 में से निकालूंगा, जिसमें क्या बच गई 11 में से, 11 में से, क्योंकि हम मैंने 6 में से 4 वाइट तो निकाली, यहाँ बच गई 2 वाइट, और बच गई 9 ब्लैक, ये भी तो बचा भाई। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 6 वाइट थी और 4 निकाल दी, अब मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, तो सेकंड राउंड मेरा कैसा होगा,
सेकंड राउंड में सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, सेकंड राउंड में सैंपल स्पेस दोस्तों चेंज हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको वहां पर भी दोबारा अप्लाई करना, उसको काट जो मैंने पहले कराया था ये वाला क्वेश्चन डाल, ठीक है। 11 बचा बोल, और 11 में से क्या निकालूंगा 4, और 9 में से क्या निकालूंगा 4। तो नाउ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आया समझ में? अब ये यही चीज समझ में, बस और कुछ नहीं। ऊपर वाले को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6C4 9C4 डिवाइड बाई 15C8, ये अलग अलग कर लो, 15C4 15C4, ठीक है। और याले को अलग अलग करना पड़ता क्योंकि ये जो चीज थी इधर इंपॉर्टेंट थी, यहाँ मेरे को चीज थी इधर इंपॉर्टेंट थी, इसको आप अलग कर लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो, तो वो वाला क्वेश्चन जरूर आप जाकर ठीक कर ले, वो गलत हो जाएगा हमारे केस में, क्योंकि उसमें थिंकिंग सोचने का तरीका अलग था। उसमें सोचने का तरीका था कि आप रिप्लेस करो या नहीं करो, बोल तो 15 रहेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग आइटम थे, दो अलग थे वो अलग थे, तो इग्नोर कर दो उस चीज को। सेकंड रो 9C4 हो जाएगा। अब देखना सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सर 6C4 अपॉन पहली बॉल तो बिल्कुल सही निकाली, दूसरी बॉल निकालने के लिए मैं बोली कितनी बस गई 11, क्योंकि 4 हट गई, पहले में 4 निकाल दी थी, और कितनी मुझे निकालनी है ब्लैक में से, ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बात समझ में आ गई आपकी, ये वाली खत्म हो गई थी। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 27, ये आप काट दीजिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर का क्वेश्चन डाल दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमारी बुक के अंदर नहीं है दोस्तों। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा, कम से कम 3 क्लास आनी पड़ेगी जब जाकर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा एक्चुअल में। दैट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल, जो 11th 12th में पढ़कर आए हैं, उनको पता है बर्नौली ट्रायल क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उनको सक्सेशन, जब एक ही सिक्के बार बार उछालेंगे, वहां पर लगता है बर्नौली ट्रायल, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 27, एक क्वेश्चन सिर्फ बुक के अंदर, एक क्वेश्चन की वजह से पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सीख सकते सर, इसको इग्नोर कर दो आप। इस सब क्वेश्चन के साथ बाइनोमियल, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने के लिए मुझे और भी कुछ बातें सिखानी पड़ती है कि भाई ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करते। एक पहला क्वेश्चन है जो पूरी 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 बुक का मैं कटवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन के लिए मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखा सकता, इतना कोई पागल नहीं है यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप भी इग्नोर करो, ये क्वेश्चन आने का भी नहीं है, 100% गारंटी। अगर आ गया ना तो मुझे बता देना, बोल देना आएगा नहीं सर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने के लिए पता है आपको एक चैप्टर और सिखाना पड़ता है। अगर जो आप 11th 12th में पढ़ के आए हो, 11th के अंदर एक चैप्टर था, 11th के अंदर एक चैप्टर था बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। 11th क्लास की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, तो वो पहले वो सिखाना पड़ता है कैसे सोल्व करते हैं, उसके बाद जाकर मैं प्रोबेबिलिटी 12वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना पड़ता है, तब जाकर ये क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन के लिए तब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 31, अ पेट्रोल पंप प्रोप्राइटर सेल एन एवरेज 80,000 वर्थ ऑफ पेट्रोल ऑन अ रेनी डे। तो रेनी डे में कितने का पेट्रोल बेच देता है? 80,000 का। मैं लिख लेता हूँ, रेनी डे में 80,000 का पेट्रोल बेच देता है। ऑन एन एवरेज 95,000 ऑन क्लीन डे। और क्लीन डे के अंदर कितने का पेट्रोल बेच देता है? क्लियर डे के मतलब जहां पर रेन नहीं होती, क्लियर डे के अंदर 95,000 का पेट्रोल बेच देता है। स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सो द प्रोबेबिलिटी दैट 0.76 फॉर क्लियर डे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.76, और 0.24 डे है कि रेन आएगा, 0.24 डे है रेन आने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान सुनो, प्रोबेबिलिटी रेन आने की कितनी है? 0.24, और प्रोबेबिलिटी क्लीन होने की कितनी है? क्लीन होने की, रेन ना आने की कितनी है? 0.76। ये तो होगी 100% प्रोबेबिलिटी। मेरी बातों को ध्यान सुनना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक एक टॉपिक और है इसके अंदर नया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और एक्शन वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एक्शन टू, क्या मतलब वो? ठीक है, ये क्वेश्चन 31 में कराता हूँ, 31 क्वेश्चन। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैंने आपको छुड़वाया जानबूझकर, सर आपको ये पता है 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, पेपर में वही आना है। ना पेपर में ओड्स का क्वेश्चन आएगा पक्की बात, ना पेपर में बेस का थ्योरम का आएगा, ना कंडीशन का आएगा। तो उससे पहले जो है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो सब सर 100 क्वेश्चन में से 90 100 100 में से क्वेश्चन, अब 100 क्या करो, 150 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन करीब मान लो, 200 क्वेश्चन 50, 50 भी कह रहा हूँ मैं आपको, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही है जो इन चार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बाकी सर 180 170 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या एडिशन थ्योरम से रिलेटेड, समझ रहे हो आप? क्यों आएगा सर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूरी बुक का जो मैं छुड़वा रहा हूँ क्या है सर, ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा, ऐसे टीचर नहीं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई छोड़ो उसको, ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा सर लेट कर लेंगे, x1 मान लेंगे कि 80,000 है, x1 लेट कर लेना कि x1 क्या माना है हमने, पहले तो लेट करता हूँ, x1 मानता हूँ
अर्निंग इन रेन डे, अर्निंग इन रेन डे, रेन डे पे अर्न कितना होता है, x2 मान लिया, अर्निंग इन क्लीन डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मान लिया, अकरिंग रेन, रेन आने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मान लिया, अकरिंग नॉट रेन दैट इज क्लीन, क्लीन होने के चांस कितने हैं। तो ना मुझे सारी डिटेल मैंने लेट कर ली। सब x1 हो गया 80,000, x2 हो गया x2 हो गया सर आपके पास 95,000, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 हो गया सर आपके पास 0.724 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो गया 0.76। अब मेरी बात सुनना, मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। देखो x1 80,000 कब कमाऊंगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगा, मतलब जब रेन होगी। भाई जब रेन होगी तभी तो 80,000 कराऊंगा। तो मैंने कहा 80,000 कमाया जब मेरे को क्या होगी, 24% चांस है जब रेन होगी, 24% चांस है जब रेन होगी, तब 80,000 कमाऊंगा। या रेन ना हो तो मैं x2 कमा लूंगा जब रेन नहीं होगी, जब क्लीन रहेगा। तो 95,000 कब कमाऊंगा, जब मैं रेन नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया बता दो, बता दोस्तों समझ में आया या नहीं। जब रेन नहीं होगी तब मैं 80,000 कमाऊंगा, जब रेन होगी, सॉरी जब रेन होगी तो मैं 80,000 कमाऊंगा, जब रेन नहीं होगी 95,000, दोनों में से कोई एक तो इसलिए प्लस। और आया समझ में, दैट इज 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.24 या 19,200 प्लस 95,000 इंटू 0.76 या है 72,200। तो ऑन एंड अप्रोक्स में कितना कमा लूंगा, 90,200, 91,400, रेन हो या ना हो 91,400 और मैं अप्रोक्सीमेटली मैं कमा लूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू पेट्रोल सेल ऑन द कमिंग मंडे, मंडे को यह एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी कि भाई इतना की सेल हो सकती है। अगर रेन हो गई तो सीधा 80,000, अगर रेन नहीं हुई तो 95। तो दोनों का मैंने क्या कर लिया, एक तरीके से क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, एवरेज। तो 80,000 प्लस 95,000 मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाता है। तो अगर रेन हुई तो 92,000 इतने का इनकम हो सकती है, रेन ना हो तो इतने की इनकम हो सकती है। तो चांसेस निकाल के टोटल इनकम कितनी होगी, रेन हो या ना हो, तो इसके बीच में ही होगी। अगर हो गई वनडे के दिन, मान लो आधे दिन रेन हुई आधे दिन रेन नहीं हुई, तो भैया ये हो सकता है ना। या तो पूरे दिन रेन होगी तो 80,000 कमाऊंगा, पूरे दिन रेन नहीं हुई तो 95,000, या आधे थोड़े दिन रुकी थोड़े दिन नहीं हुई, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी निकाली भाई इतने की इनकम हो जाएगी, इतने की इनकम हो जाएगी। आया समझ में। एक्सपेक्टेड वैल्यू पेट्रोल सेल ऑन कमिंग मंडे, मंडे को कितने की सेल हो जाएगी, 91,400 की सेल हो जाएगी दोस्तों। ये समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन, ये मैं आपको करा चुका। हाँ ये क्वेश्चन मेरी आपसे बहुत एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को वहां पर जाकर जरूर चेंज कर ले, एक क्वेश्चन को वहां चेंज कर ले, वहां तो मेरे से गलती हो गई है, इस क्वेश्चन को चेंज जरूर कर ले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल्समैन नो द सेल प्रोडक्ट 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट, 5 में से 3 अटेम्प्ट होता है जो सॉल्व कर देता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेल करने की, 5/3, 3/5। और अनदर सेल्समैन की प्रोबेबिलिटी है 2/5। वो दो सेल्समैन है, मान लो ए सेल्समैन है ए और एक बी सेल्समैन है, एक बी सेल्समैन है। ए सेल्समैन बेचने के चांस है 3/5, 5 में से 3 बार अटेम्प्ट करता है, तो 5 अटेम्प्ट करता है तो 3 बार बेच देता है, और 5 अटेम्प्ट करता है तो 2 बार बेचता है, ऐसे बी चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गई 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई 2/5। आपको उससे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, सेम ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने दोस्तों। तो एक सेल्समैन है ए, तो ए मैंने लेट कर लिया कि ए लेट दो सेल्समैन है ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए सेल्समैन एबल टू सेल कितनी है, 3/5 बार अगर बेचने जाएगा तो 3 बार बेच ही देगा, ये मतलब हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, बी सेल कर देगा 5 बार जाएगा तो 2 बार बेच देगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो सेल्स विल इफेक्टेड व्हेन दे बोथ ट्राई टू सेल प्रोडक्ट एंड आइदर ऑफ देम विल सक्सीड इन सेलिंग प्रोडक्ट। सेकंड, पहला आपको कह रहा है कि नो सेल विल बी इफेक्ट, जब दोनों ट्राई करें तो कोई भी सेल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो मतलब नोट नोट होने की बात कर दी। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, आप मुझे बताओ, या तो आप पहले निकालो प्रोबेबिलिटी दैट्स सेल, दोनों सेल कर ले, दोनों सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5 इंटू 2/5, दोनों सेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3 दूनी 6, 6/25 होगी। अब प्रोबेबिलिटी दोनों सेल ना होने की, नो सेल विल इफेक्टेड, दोनों दोनों ट्राई करे पर सेल ना हो, तो मैंने क्या करा, नोट सेल। सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की, दोनों की, दोनों मतलब इकट्ठा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकाले ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब क्या हो गया, दोनों की सेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, 2/5, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 6/25।
वही 25 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 19/25। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आंसर आ गया। या इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल के आप क्या करो, अलग अलग माइनस करो सर, अलग अलग माइनस करो, नहीं तो डिफर कर जाएगा। एटलीस्ट आ जाएगा वो सर, एटलीस्ट आ जाएगा, एटलीस्ट आ जाएगा, एटलीस्ट नो सेल आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसा करो सर, देखो अगर मैंने वैसे करा ना जो मैंने सिखाया मैंने आपको, उससे क्या होगा, एटलीस्ट नो सेल आ जाएगा, जबकि मुझे निकालना दोनों नो सेल आ जाए, क्योंकि जब भी हम करते हैं, देखो जब भी हमने सिखाया था एटलीस्ट का कब निकालते हैं, जब वन में से माइनस करना हो। अब ऐसा करो, दोनों का अलग निकालो, पहले इसका निकाल दो नोट सेल, इनका वन में से 3/5, ये होगा एबल है कि नोट सेल करने के लिए होगा 2/5, चांस है ए नो सेल करेगा, ए नो सेल करेगा। ये हो गया वन में से 2/5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3/5 है, ये ना चांस है बी नहीं सेल करेगा। बी की सेल करने के चांस क्या है, 2/5, नहीं करने के चांस क्या है, 3/5। ए के सेल करने के चांस क्या है, 3/5, नहीं करने के चांस क्या है, 2/5। तो मैंने कहा नहीं वाले ले लेते हैं इकट्ठा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सेल दोनों का क्या कर ले, इंटरसेक्शन है, 2/5 ए का हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया कितना, नोट नोट लगा दूं, नोट ये कर सकते हो आप, और अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/5, दैट इज 6/25। दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है, बेचेगा तब भी सेम प्रोबेबिलिटी, नहीं बेचेगा दोनों की, दोनों बेचेंगे तब भी सेम प्रोबेबिलिटी। अब आपसे क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम विल सक्सीड, ध्यान, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सीड, या तो ए ज्यादा सक्सीड हो जाएगा तो बी सक्सीड नहीं होगा, प्लस या बी सक्सीड हो जाएगा तो ए सक्सीड नहीं होगा। तो अगर ए सक्सीड हो गया तो कितनी है, 3/5, और बी सक्सीड नहीं होगा तो 3/5 है दोस्तों, प्लस बी सक्सीड हो गया, बी सक्सीड होने के चांस क्या है, 2/5, और बी ए के सक्सीड नहीं होने के चांस क्या है, आइदर ऑफ देम विल, दोनों में से कोई एक सक्सीड हो जाए, मतलब बेच दे, तो ये 2/5। तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेच दे बी ना बेचे, बी बेच दे ए ना बेचे, ये है आपके पास 3 3 9/25, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 9/25, इसका आंसर है 4/25, और 9/25 प्लस 4/25 आपके पास ये है, ये गलत है सर, ये 3/5 प्लस 2/5 कर दिया, गलत है सर, ये मल्टीप्लाई आएगा पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 नहीं आएगा दोस्तों, गलत है। अब देखो ना सर, अगर ए 3/5 है तो नहीं आने के क्या है, 2/5। अगर देखो ना, सब सब देखो ना, ए की सेल करने की 3/5 और नहीं सेल करने की बी की 3/5, दोनों सेम है ना सर, सेम है ना। अगर ए बेचता है तो 3/5 है, और बी बेचता है तो 2/5, नहीं बेचता तो 3/5 ना, ए बेचेगा बी नहीं बेचेगा, दोनों का सेम है, 3/5 3/5, चेक कर लो आप। सर दिस इज द राइट आंसर, यहाँ गलत आंसर है, ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही होगा। आप इसको ठीक कर लो, 9 और 4 कितना हो गया, 13/20, ठीक है, ये आपका आंसर सही रहेगा, ये गलत है दोस्तों, इसको ठीक कर लो। यहाँ पर प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम विल बी सक्सीड इन अ सेल द प्रोडक्ट, कोई दोनों में से कोई एक, तो अगर एक सक्सीड हो रहा है तो एक नहीं हो रहा। तो भाई कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और क्लास खत्म करते हैं आज की। 34, a class consists of students, 25 of them are girls, 75 boys, both 20 of them are rich and remaining are poor। अरे अभी कराया है, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टिंग फेयर, कॉम्प्लेक्शन और रिच। फेयर क्या है, फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल, पहले देखो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 25/100 मल्टीप्लाई, ये होगी गर्ल की, ठीक है। फिर क्या रहा है, रिच क्या है, रिच रिच कितने हैं, 20 रिच है, तो ये हो गया रिच गर्ल, रिच और कॉम्प्लेक्स, फेयर कॉम्प्लेक्स, और फेयर कॉम्प्लेक्स का रिच कितने हैं भाई, सेम क्वेश्चन भी कराया, 20/100, मजा आ जाता है क्वेश्चन करने में। और फेयर 40 ऑफ देम फेयर कॉम्प्लेक्स, तो 40/100 फेयर कॉम्प्लेक्स के बाद है, ये फेयर कॉम्प्लेक्स, तो गर्ल रिच और फेयर कॉम्प्लेक्स तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10, 10 से 10 करके 10 से, ये कर लेना सर मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है, ये तो आप आंसर निकाल दोगे। तो क्या आ गया, गर्ल का कितना है, ये तो हो गया फेयर कॉम्प्लेक्स, ये हो गया रिच पर्सन, और ये हो गया गर्ल, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर 0.2 आया समझ में। ये क्वेश्चन कितना आसान था, लास्ट क्वेश्चन, और मैंने सारे एग्जांपल खत्म करा दिए, और बेस थ्योरम के रह गए बस, बेस थ्योरम के क्वेश्चन रह गए, और रह गया अगली 2 क्लास, एक बेस थ्योरम पे एक ऑर्ड्स पे, और खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद एक एमसीक्यू क्लास, सारे एमसीक्यू एक बारी में करा दूंगा, 65 के 65। 3 ग्रुप ऑफ वर्कर कंटेन 3 मैन 1 1 वुमन, देखो सेम फ्रेज हो गया, 3 मैन है और 1 वुमन है, ठीक है सर।
टोटल कितने, 3 ग्रुप ऑफ अ वर्कर, 3 ग्रुप ऑफ अ वर्कर कंटेन 3 मैन, 3 ग्रुप ऑफ अ वर्कर कंटेन 3 मैन और 1 वुमन, 4 ग्रुप ऑफ वर्कर, ये गलत है। 4 ग्रुप, 3 में से 3 मैन कैसे हो जाएंगे और 1 वुमन कैसे हो जाएगा, 4 ग्रुप ऑफ वर्कर है ना, 4 में से 3 मैन है और एक, 2 मैन एंड 2 वुमेन, 1 मैन एंड 3 वुमेन। अच्छा, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 4 ग्रुप का एक पर्सन मेंबर बनाने हैं, 4 ग्रुप, इसके अंदर हो सकता है क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 3 मैन हो जाए या 1 वुमेन हो जाए, या ये हो सकता है, या 2 मैन 2 वुमेन हो जाए, या 1 मैन और 3 वुमेन, यही हो सकती है तीनों कंडीशन, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। 1 वर्कर सिलेक्ट एट अ रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, तीनों ग्रुप में से, तो ये ग्रुप है 3। अच्छा, अब बेटा ये समझ में आ गया दोस्तों, अब समझ में आ गया ये क्यों 3 दे रखा था। 3 ग्रुप है हमारे पास। अच्छा, मुझे लगा ये कैसे कर रखा है, सर इधर देखो, ये 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सेकंड ग्रुप, मैं आपको कराता हूँ। कभी कभी क्या होता है समझ ना आता है क्या, एक बारी में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। भैया फर्स्ट ग्रुप में कितने मैन है, 3 मैन है और 1 वुमेन है, ठीक है। सेकंड ग्रुप में 2 मैन और 2 वुमेन, और ये 1 मैन और 3 वुमेन, ये 3 ग्रुप है। अब आया समझ में, 3 ग्रुप, वही समझ रहा, अगर मैं इतनी लाइन पढ़ता ना यहाँ पर, तो ये दिख रहा है 3 ग्रुप ऑफ अ वर्कर, 3 मैन होंगे और 1 वुमेन होंगे, तो 4 हो गए, नहीं तो ये 4 ग्रुप होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये है, ठीक है। 1 वर्कर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से एक वर्कर को सेलेक्ट करना है, एक यहाँ से करना है, एक यहाँ से करना है, एक यहाँ से करना है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रुप आर सेलेक्टेड 1 मैन और 2 वुमेन, प्रोबेबिलिटी बताओ, जो आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे इसमें 1 मैन और 2 वुमेन निकले, मतलब हमें टोटल कितने परसेंट सेलेक्ट करने हैं, 3% सेलेक्ट करने हैं। तो देखो अब मैं क्या क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि देखो अब नीचे देखो, पहला मैन इज सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, क्या पता पहले ग्रुप से क्या करा, मैन सेलेक्ट कर लिया, और वुमन इज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, सेकंड और थर्ड ग्रुप से क्या करी, वुमन सेलेक्ट कर, एक एक पर्सन सेलेक्ट करना है, और टोटल कितने परसेंट सेलेक्ट करना है, 3% सेलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखना, 1 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। आपको 3% सेलेक्ट करना है, जिसमें से 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, और ये तीनों पर्सन अलग अलग से होने चाहिए। तो मैंने कहा पहले में से अगर 3 ही कंडीशन बनती है, पहले में से मैन सेलेक्ट कर लो, तो बाकी 1 वुमन इससे 1 वुमन इससे, ठीक है। देखना, पहले में से मैन, 1 वुमन और 1 वुमन, ये कंडीशन हो गई। पहले में से, दूसरे में से मैन, 1 वुमन ऊपर 1 वुमन ऊपर, तीसरे में से मैन और 1 वुमन ऊपर 1 वुमन ऊपर, ये हो सकता है। तो मैन सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट ग्रुप से, और वुमन सेलेक्ट कर लिया सेकंड और थर्ड से, मैन सेलेक्ट कर लिया सेकंड ग्रुप से, वुमन कर लिया फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से, ये मेरा, और मैन कर लिया थर्ड ग्रुप से, वुमन सेलेक्ट कर लिया ये और ये, समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग द 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब 3% सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो सिंपल। आप मुझे बता दो सर, अगर मैं पहले, या इसको देखना, सिर्फ पहले वाले को देखना, सिर्फ पहले वाले को, थोड़ा घुसमुच हो गया, होचपोच हो गया यहाँ पर। पहले मैंने पहले ग्रुप सेलेक्ट करा, तो पहले ग्रुप में सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, पहले ग्रुप में सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4, देखो 3/4, ये देखना, सिर्फ ये देखना, 3/4। वुमेन सेलेक्ट करूंगा सेकंड ग्रुप से, क्योंकि अगर मैन पहले से, तो 1 वुमेन, ये कंडीशन है कि एक आइटम, एक ग्रुप से सिर्फ एक ही वर्कर सेलेक्ट होगा। 1 वर्कर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में से एक वर्कर सेलेक्ट होना चाहिए, 3 सेलेक्ट करने हैं ना आपको वर्कर, तो एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैन आपने, और उसमें उस 3 वर्कर में से 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। तो मैंने कहा पहले में मैन सेलेक्ट करा, तो क्या होगा, 3 मैन है, तो 3 में से 4 चांस हो गए। वुमेन सेलेक्ट करने के हो गए 2/4, देखो 2/4, और वुमेन सेलेक्ट करने के लास्ट में 3 वुमेन है और 4 है, तो 3/4, यही समझ आ गया। प्लस ये कंडीशन की आई, पहले वाले वुमेन सेलेक्ट करने के 1/4, दूसरे वाले मैन सेलेक्ट करने के 2/4, और तीसरे वाले वुमेन सेलेक्ट करने के 3/4, 1/4, ये इसका वाला, ये 1/4, और दूसरे वाले में वुमेन सेलेक्ट करने के, गलत है यार, मैं करता हूँ सर इसको, यहाँ पर यहाँ देखना, देखो पहले में मैन सेलेक्ट करूंगा तो मैन 3 है, तो 3/4 हो जाएगा, और दूसरे में वुमेन सेलेक्ट करूंगा तो वुमेन 2 है, तो 2/4 हो जाएगा, और तीसरे में सेलेक्ट करूंगा तो क्या है, ये वुमेन है, तो 3/4 हो जाएगा, तो एक ही कंडीशन हो गई। सर ये गलत है, इसको मत उतारना। प्लस पहले में वुमेन सेलेक्ट करूँ, वुमेन कितने, एक ही तो है पहले में, तो इसने 2/4 कैसे लिख दिया, गलत नहीं हो गया, 1/4 इंटू, और दूसरे में मैन सेलेक्ट करूंगा, अच्छा ये ना आगे पीछे कर दिया होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। मैन दूसरे में सेलेक्ट करूंगा तो 2/4, और तीसरे में आप वुमेन सेलेक्ट करेंगे तो 3/4, देखो इन्होंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है इनका भी, इन्होंने क्या कहा, आगे पीछे कर दिया, मैन वाला ये कर दिया सेकंड में, और सही भी है इनका, सही भी है दोस्तों, क्यों क्यों इनका सही क्यों है, क्योंकि हमारा भी सही है, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, बट एक तरीका इन्होंने फॉलो करा है, वो तरीका क्या फॉलो करा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा फर्स्ट वाला लेते हैं, अच्छा, इनका तरीका गलत है, इन्होंने क्या करा सर, 2/4 आगे ले लिया, जबकि सेकंड में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड बाद में आएगा ना सर, तो पहले क्या आएगा, वुमेन आएगा, देखो सेकंड वाले देखो, सेकंड कंडीशन देखो यार, ये देखो सर, ये देखो सेकंड का, देखो सेकंड, ये वुमेन, ये वाले सेकंड देखो 3,
3 1 में से 1/3, 2/4 और 3/4। फिर प्लस, पहले में हूं मैं 1/3, दूसरे में हूं मैं 2/3 और तीसरे में 1/4। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द एग्जांपल्स। दोस्तों एग्जांपल मैंने फास्ट फास्ट इसलिए कराया क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं प्रोबेबिलिटी करके। अब 10 नंबर में इतना टाइम देना से सही बात नहीं है, क्योंकि और भी हमारे सब्जेक्ट है और भी हमारा टॉपिक्स है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एग्जाम्पल थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे तो ठीक है, मैं चाहता तो मैं इसको लिखवा लेता, टाइम आपका ही वेस्ट होता। जबकि ऐसा करने से भी आपको समझ में आया है। कोई इस बात अगर इस क्लास की अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे डिस्कस करिए। एक क्वेश्चन मैंने इसका छुड़वाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। उस बर्नौली ट्रायल का कंसेप्ट तो कॉपी में है नहीं, उसका एक क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने गलती से डाल दिया। मैं इंस्टीट्यूट को आज ही मेल करूंगा कि भाई नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि ज्यादा तो कंसेप्ट डालो और इसके ब्याह पे 2-3 कंसेप्ट और डालो। तो एक क्वेश्चन डाला, उसके लिए कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बायनोमियल थ्योरम भी सिखानी पड़ेगी, और वो बहुत बड़ी है दोस्तों। समझ लो आपको पूरा कौन सा समझाना पड़ता है बायनोमियल थ्योरम का, तभी हो पाता है वो। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। एग्जाम्पल सारे खत्म हो चुके हैं, 1-2-3 एग्जाम्पल बैठ के 2-3 क्वेश्चन रह गए। अब हम करेंगे अगली क्लास में बेस थ्योरम, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक बार रिवीजन कर लेना, बेस थ्योरम, ओट्स और एमसीक्यू। मेन मोटा मोटा 3 क्लास लगेगी। एमसीक्यू में अगर 2 क्लास लग गई तो लग गई, तो बेस और ओट्स में तो 2 ही क्लास लगने वाली है। तो 3 क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी अब आपकी। ठीक है मेरे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कराया, सिर्फ एक क्वेश्चन छुड़वाया बस, वो जानबूझ कर छुड़वाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा पाऊंगा, करा दूंगा सर, आपको ही प्रॉब्लम आएगी। 3 क्लास और बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब 10 नंबर के लिए इतनी सारी क्लास होना पड़ेंगे सर। हाँ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपके पेपर के अंदर 10% चांस होंगे आने के, 10%, ऐसा ही कहूंगा कि आएगा नहीं, 100% तो बता नहीं सकता। 10% चांस होंगे कंडीशन बेस थ्योरम या ऑड्स में से आ जाए, और 90% चांस होंगे इससे पहले वाले में से, क्योंकि क्वेश्चन ही 90% वही है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो किस पे मेहनत करनी है? मेहनत करनी है 90% वाले में ज्यादा, और 10% वाले को 1-2 बार करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ना है उसको, क्या बता आ गए फिर क्या करोगे? सर ने तो कहा था नहीं आएगा, ऐसा तो ना है। आ सकता है 10% चांस बोले, 10% में आ सकता है वो, ठीक है। पर ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? वो 90 वाले पे, मतलब एडिशन थ्योरम से, कंडीशन प्रोबेबिलिटी से पहले जितनी भी मैंने कराए थे सब। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कुछ मत करो, आप ये बुक की क्वेश्चन कर लो, बहुत, ये 200 क्वेश्चन कर लो, खुश हो बस, 10 में से 10 आएंगे नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज बेस थ्योरम। कृपया करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए, कृपया करिए। और हाँ, एक क्वेश्चन जो मेरे से गलत हो गया था वो आप जरूर ठीक कर ले, उसमें मेरी थिंकिंग लेवल कुछ और हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है सर से भी, ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है माइंड के अंदर दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। फेस टू फेस में तो बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलो सर, ये जरूर आप कर लेना। 2 बातें करना है आपको। पहली बात, ये वो क्वेश्चन एक बार ठीक कर लेना, वो वाला जो रिप्लेसमेंट वाला, तो मैंने बता तो मेरी गलती हो गई। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात यह है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बार जरूर रिवीजन करके आए, बेस थ्योरम तभी समझ में आएगा। पूरी कंडीशन, पूरी बेस थ्योरम कंडीशन पर डिपेंड है। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।